नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आज से भारतीय भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग सभी एग्जाम्स में हमको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन से सवाल खूब सारे आते हैं, तो हम आज की वीडियो से हमने भारतीय भूगोल को उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। और कई विद्यार्थियों की मांग थी कि भारतीय भूगोल को पहले पढ़ाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी इसको जो भौतिक भूगोल वाले टॉपिक्स है उनके साथ रिलेट करके पढ़ने के कारण ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उनके लिए। तुलना में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपका इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसकी तुलना में ज्योग्राफी वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भारतीय भूगोल के चैप्टर से पहले शुरू किया जाए, एक एक चीज को धीरे धीरे आसानी से पढ़ाया जाए, ताकि किसी भी विद्यार्थी को ऐसा ना लगे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भूगोल के इस सेक्शन को मैं बहुत ही आसानी से पढ़ाऊं और बहुत ही एक बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाना शुरू करूं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए और कैसे उनको याद करना है, इसकी ट्रिक्स भी जहां भी बनेगी, कोई याद करने का तरीका आएगा, मैं उसको साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं भारतीय भूगोल के इस सेक्शन को, जहां से लगभग अमूमन प्रत्येक आपके एग्जाम में सवाल यहां से बनते हैं। भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो शाश्वत नियम मैंने आपको बता रखा है पहले से भी कई बार ऑफलाइन क्लासेस में, कि जो आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस शब्द का मतलब निकालने का प्रयास करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। हमेशा जब भी कुछ पढ़े, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, तो पहला प्रयास करें कि उस शब्द का आप मीनिंग निकालें कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, अपने खुद के नॉलेज से। तो वही काम हमें यहाँ पर हल्का सा करना पड़ेगा। हमको भूगोल का अर्थ निकालना है कि भूगोल का मतलब क्या होता है। भू का मतलब हम जानते हैं, और ये हमने देसी किया बिल्कुल, कोई हमने यहाँ पर हमको व्याकरण के नियम नहीं लगाने हैं, हमको सिर्फ समझना है, अपने हिसाब से समझना है, ताकि हमारा एक रोड मैप हमारे सामने क्लियर रहे कि भाई हमको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। इसलिए आप भू प्लस गोल, पहले इस शब्द को देखिए कि ये कहना क्या चाहता है। भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की जो कल्पना हमने कर रखी है सौर मंडल में, वो गोल है। पूरी तरह गोल नहीं, पर हम ऐसे एक कच्चे रूप में मान लेंगे यहाँ पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है, इसलिए हम इसको भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है। ज्योग्राफी का अगर, अब देखो हर बार आपको जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश वाले शब्द का भी अर्थ निकालना आए या फिर हिंदी वाले का आए, किसी एक का निकालो अपने मन की शांति के लिए, कि भाई मुझे जिस चीज को पढ़ना मैं जा रहा हूं, उस शब्द का एक बेसिक मीनिंग जो होता है इन जनरल, वो मुझे पता है। तो हमको भूगोल का मतलब समझ में आया कि पृथ्वी गोल है और इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भूगोल। मतलब हमें केवल भूगोल नहीं, हम यहाँ इसको भारतीय भूगोल में अटैच करता हूँ, इसका मतलब हमने इसको संक्षिप्त कर लिया। हम केवल भारत की भौगोलिक चीजों को पढ़ेंगे, भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल एक सब्जेक्ट बन गया फिर ये। ठीक है, ये अब यहाँ से मीनिंग जो निकल रहा है वो तो पृथ्वी गोल है निकल रहा है, किंतु हमने भूगोल को एक क्या कर दिया, एक विषय के रूप में पढ़ना शुरू किया। मतलब भारत का भूगोल, भारत के भूगोल का अध्ययन हमको यहाँ पर इस लेक्चर में करना है। तो यहाँ विशेषता कौन बन गई, यहाँ भारत विशेष हो गया। हमको भारत के बारे में पढ़ना है, भारत में भौगोलिक विशेषताएं जितनी भी है उन सभी को हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। सबसे पहले तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है, इसका जो भी इसके बारे में बेसिक इसकी जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार, और आपको पता है कि यही सबसे पहला चैप्टर होता है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये हमारा हेडिंग रहेगा, टॉपिक रहेगा। भारतीय भूगोल जब आप पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो पहला ही चैप्टर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत का सामान्य परिचय, जिसको हम स्थिति एवं विस्तार भी कहते हैं। एक ही बात है, मतलब इसके बारे में जो नॉर्मल जानकारी हमको होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से भारत की स्थिति एवं भारत का विस्तार, इस चैप्टर से भारतीय भूगोल का अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऐसी चीजें भी बताऊंगा बीच बीच में जो हालांकि एग्जाम में नहीं आती,
किंतु एक जनरल व्यक्ति को उनका पता होना चाहिए और हमको इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमको पता है। हर चीज़ आपके एग्जाम में आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ को आपको बताता चलूँ। जिसको ऑलरेडी याद है वो उसको अन्यथा ना ले, और जिसको नहीं पता है वो उसको अपनी कॉपी में लिख ले या फिर स्मरण कर ले, याद कर ले, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले भारत, हम इसका नामकरण देखते हैं कि भाई ये नाम आया किधर से, ये नामकरण कैसे पड़ा, इसको भारत क्यों कहने लगे, बाकी और भी क्या इसके दूसरे नाम है। हमको पता है भारत विविधताओं का देश है और यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं व्याप्त है। तो इसके नाम में भी आपको कई सारी विविधताएं मिलेगी, इसके बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो सबसे पहला नाम हम देखते हैं भारत। कितने नाम है भारत के, इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। भारत ये किसके, राजा भरत के नाम पर पड़ा। भारत नाम जो पड़ा भारत का वो राजा भरत के नाम पर पड़ा। राजा भरत कौन था, वैदिक काल की बात है ना। वैदिक काल में बताते हैं कि एक राजा था भरत नाम का, उनके नाम पर ये इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा नाम, इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कैसे पड़ा, जब ईरानी लोग भारत में आए, ईरान के लोग जब भारत में आए तो उन लोगों ने, वो लोग स को है बोलते थे, स को ईरानी लोग कहते थे। ईरानी लोग जो थे वो स शब्द को है कौन कहते थे, ईरानी। उसको पर्शिया लोग बोलते थे, पर्शियन बोलते थे। पर्शिया जो पुराना पर्शिया था वो आज का ईरान है। यहाँ के लोग जब भारत में आए तो वो, उनकी आदत क्या थी, आज भी आपको पश्चिमी राजस्थान की साइड में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र है, उनमें स को है बोलने की आदत उन लोगों में है, तो वो स को है बोलते हैं। उसी तरीके से देखें तो इस साइड में उस जमाने में सिंधु घाटी व्यवस्था थी। सिंधु नदी घाटी के जो लोग थे उन लोगों को, सिंधु नदी घाटी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थी, और इस क्षेत्र के लोगों को इन ईरानी लोगों ने, जब वो इधर आए तो वो लोग क्या करते थे, स को है बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बुलाने लगे। वो सिंधु को हिंदू, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और यहाँ के लोगों को क्या बोल दिया, उन्होंने हिंदू कहा। मतलब सिंधु नदी की वजह से ये नाम क्या पड़ गया, क्योंकि वो स को है बोलते थे। कौन, ईरान के आने वाले जो पर्शियन लोग थे, आज का आधुनिक ईरान, ईरानी लोग, वो सिंधु को हिंदू कहने लगे, और इसी तरीके से देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। इसके बाद देखें एक और नाम आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त ये आर्यों के कारण पड़ा। सिंधु घाटी व्यवस्था के बाद जब आप प्राचीन हिस्ट्री में वैदिक युग पढ़ते हैं, उस वैदिक युग के लोगों को आर्य कहा जाता है, और आर्यों का देश आर्यावर्त कहलाया। तो ये आर्यों के कारण पड़ा, आर्यों के कारण। आर्यों ने यहाँ पर जब निवास किया वैदिक युग में, उस काल के कारण वहां पर आर्यों, वहां के जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था, और आर्यों के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। आर्यावर्त भी इसका उल्लेख मिलता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। इसके बाद हम देखें तो एक और नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप ये आपको बौद्ध और जैन साहित्यों में इसका कई बार उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य में आपको जम्बूद्वीप शब्द का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन कहते हैं इसको जम्बूद्वीप, बौद्ध व जैन साहित्य। बौद्ध व जैन साहित्य में आपको जम्बूद्वीप शब्द का भी उल्लेख मिलता है। जम्बू वृक्ष के कारण, जम्बू वृक्ष की अधिकता के कारण, जम्बू वृक्ष की अधिकता के कारण। और जम्बू वृक्ष क्या होता है, आज का हम कह सकते हैं कि जामुन। जो जामुन होता है, जामुन के पेड़ यहाँ पर ज्यादा थे उस समय, जहां तक बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने जहां तक प्रसार किया, उनके जो साहित्यकार थे बौद्ध और जैन धर्म के, उन्होंने जामुन के वृक्ष की अधिकता यहाँ होने के कारण इसको जम्बूद्वीप भी कहा। और द्वीप का मतलब आप जानते हो, जो पानी से घिरा हुआ होता है, और हमने वो चीजें हम जानते हैं। इसके बाद इंडिया, भूल गए इस चीज को अपन, इंडिया। ईरानी लोग तो स को है कहते थे, और यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा।
ग्रीक भाषा, यूनानियों की जो भाषा थी वो ग्रीक थी, और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, इंडस कहा, और इसी इंडस से ये फिर अपभ्रंश होकर के एक समय अंतराल के बाद देश का नाम पड़ गया इंडिया, यानी कि इंडिया, जो आज हमारे संविधान ने भी इसको स्वीकार किया है संविधान ने, और संविधान ने इसको भारत को स्वीकार किया। तो भारत के संविधान में देखो नाम बहुत सारे हो गए, 5 नाम हो गए इस देश के। भारत राजा भरत के नाम पर, हिंदुस्तान हमको पता है कि ईरानी लोग सैको है बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदू कहा, और आर्यावर्त आर्यों के कारण वैदिक युग के दौरान जम्बूद्वीप बौद्ध और जैन धर्म के जो साहित्य है उनमें देश का नाम जम्बूद्वीप के नाम से उल्लेखित होता है। इंडिया, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, इस वजह से धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। और अब जो है हमको जो ऑफिशियली हमको कौन सा नाम रखना है, वो हमारे संविधान ने, देश के संविधान ने अनुच्छेद 1 में केवल भारत और इंडिया 2 नाम स्वीकार किए। देश का संविधान इस देश के 2 ही नाम स्वीकार करता है, भारत और इंडिया। ना हिंदुस्तान है, ना आर्यावर्त है, ना जम्बूद्वीप है। देश के 2 नाम हमने स्वीकार किए देश के संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने। वो कौन से रहे, भारत और इंडिया, ये 2 नाम। सवाल पूछा है कई बार कि देश के संविधान में देश को कितने नामों से पुकारा गया है, 2 नामों से पुकारा गया, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत और इंडिया 2 ही शब्द संविधान ने स्वीकार किए, मतलब ऑफिशियली कहा जाए तो हमारे देश के 2 ही नाम हम प्रचलित अब ले सकते हैं, भारत और इंडिया। बाकी अब काम में कोई भी बोल ले, ठीक है, हिंदुस्तान हम बहुत बार लेते हैं, आर्यभट्ट अब कम लेने लगे, जम्बूद्वीप आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, पर वो कम है। 2 ही नाम ऑफिशियली हमको लेने, भारत और इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 1 इस बारे में उल्लेख करता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को कितने नामों से उल्लेख करता है, भारत का उल्लेख कितने नामों से करता है, 2 बार करता है। कौन कौन से नाम है, एक तो भारत है, एक इंडिया। हिंदी में लिखो तो आप भारत लिख दो, इंग्लिश में लिखो तो उसको इंडिया लिख दो। ये हमारे देश का नामकरण के बारे में जो भी चीजें हुई, इतना सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, 0 से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख किया। सवाल जो बनेगा यहाँ से, इस पूरे बोर्ड से सवाल जो बनेगा वो एक ही बनेगा कि देश के संविधान के अनुसार हमारे देश के नाम है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, एक में इंडिया दे देगा, एक में भारत दे देगा, एक में हिंदुस्तान दे देगा, ठीक है, या चौथे में केवल वो 1-2 करके ऐसे केवल करके वहां से 4 ऑप्शन आपको देके सवाल पूछ सकता है, इसलिए बताया। इसके बाद हम देखते हैं भारत की स्थिति कैसी है, मतलब जो आपका भौगोलिक स्थिति, उसको यहां से हमको थोड़ा सा अलर्ट होकर के पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार जो टॉपिक है ना, वहां से हमको पढ़ना होता है। और यहां से थोड़ा सा कई स्टूडेंट का दिमाग यहां से खराब होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि चीजें हमें रट्टा मार के पढ़नी है, क्योंकि जब किसी को समझ नहीं आता तो अंतिम हथियार होता है रट्टा मारना। और ज्योग्राफी में ये थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि ज्योग्राफी में जब भी आपको समझ नहीं आए तो अंतिम हथियार ही होता है कि इसको रट के याद कर लिया जाए। क्योंकि ज्योग्राफी एक ना तो साइंस का पार्ट इसको माना है, ना इसको ढंग से कला का जो पार्ट है आर्ट्स वाले वो इसको ढंग से अपना पाए, और ये बीच में लटक गया कहीं ना कहीं। ज्योग्राफी ना तो साइंस रहा ना आर्ट्स का पार्ट रहा, बीच में। इसको दिक्कत क्या होती है, साइंस की तरह लोग पढ़ते तो साइंस इसको अटैच नहीं कर पाती, इसलिए वो समझ में आने वाली बातें नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करेंगे एक एक चीज को समझे, हम यहाँ रट्टा मारने वाली बात नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको एक बार तो इसको जैसा का तैसा मान करके, पहला काम रट्टा मारना है, दूसरा काम समझना है। पहली बार समझने लगोगे ज्योग्राफी को तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्रैश हो जाए, क्योंकि हमें आंखों से कई बार चीजें स्वीकार नहीं हो पाती। इसलिए मेरा आपको सुझाव रहेगा, पहले चीजों को एक बार आप मान लो कि हाँ ऐसा होता है, सर बोल रहे हैं, किताबें बोल रही है तो ऐसा होता है। उसके बाद जो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझने का प्रयास
करेंगे। पहली बार में हम दिमाग लगाने बैठ गए तो आपका 6 महीने तक ज्योग्राफी खत्म नहीं होगा, आप एक ही सब्जेक्ट में उलझ करके रह सकते हो। तो मेरा सुझाव यही है, पहले आपको स्वीकार करना है ज्योग्राफी में, और वो भी केवल शुरुआत वाली ज्योग्राफी, बाद में नहीं। स्थिति विस्तार और मैं अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी करवाता तो वहां तो और उलझने होती। पहली बार आपको यहाँ पर एक बार मानना है, उसके बाद हम उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ऐसा होता है तो क्यों, ऐसा होता है तो क्यों। पहले क्यों को नहीं लाना, पहले हाँ को लाना है कि हाँ ऐसा होता है, उसके बाद आपको क्यों पे जाना है। शुरुआत में क्यों लगा दिया आपने, कैसा क्यों होता है, तब समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है, सबसे पहले हमको इसका भौगोलिक स्थिति देखनी पड़ेगी और विस्तार भी लिख देते हैं, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका अक्षांशीय विस्तार देखना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांश क्या होता है, मैं क्यों पे नहीं जाना आपको, अभी मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, पर अभी आपको इसको सिर्फ रटने की तरह हाँ भरनी है। अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट मैं लगा रहा हूं एन। याद करवा रहा हूं आपको, यहाँ बहुत फंसते हैं, याद नहीं हो पाता, स्टूडेंट से पूछते कि ये कैसे आया। इसलिए आपको मेरी सुझाव है कि एक बार इसको ऐसे याद रखें। दूसरा, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार ये कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 4 37 6। यहां से आपको क्या पढ़ना है, 68 7 से 97 25 मिनट, और ये हो जाएगा ईस्ट। तो ये हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से हमने क्या समझा कि ये भारत का एक भौगोलिक विस्तार हो गया, और ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि इसको याद नहीं हो पाता, कभी कभार इसको यहां लगा देते हैं, कभी ये मतलब कभी आप 67 7 कभी 68 7, ये याद नहीं हो पाता। तो मेरा सुझाव उनसे ये है कि मोबाइल नंबर जिस तरह से याद करते हो कर लो इसको याद। एक नंबर मान लो कि हमने एक्स्ट्रा फोन ले लिया, कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो ही आपके इसके अक्सर ज्यादा है, 2 ही अंक ज्यादा है मात्र। तो मेरा सुझाव है कि इसको मोबाइल नंबर की तरह हम याद कर लें, ताकि हमें ये याद हो जाए। मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे तो हमको ये मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए। अब ये है क्या, इस रामायण को भी हम पढ़ेंगे कि भाई ऐसा यहाँ पर 8 4 ही क्यों आया, 12 4 क्यों नहीं आया, यहाँ पर 37 6 की जगह 38 7 क्यों नहीं आया, और भी तो अंक बहुत सारे थे। और ये एन क्या है और ये ई क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। पर एक बार आप इनको कॉपी में उतारे और पहला प्रयास इसको अपना सरल है कि हाँ ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा याद करना है। अक्षांशीय विस्तार को आपको 8 4 37 मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। 68 7 97 25, ये जो है ना ये इसका मतलब होता है डिग्री, इसका मतलब होता है मिनट, इसका मतलब डिग्री मिनट डिग्री, और ये मिनट सॉरी 97, और ये भी ये आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पर अभी आप संख्याओं को याद करें कि भाई 8 4 37 6 ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और 68 7 97 25 ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये आपको जानकारी रेक्टाफिकेशन के द्वारा पहले प्रयास में याद करनी, क्यों होता है कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा। इसके बाद में आकृति कैसी है देश की, भारत की आकृति कैसी है, मैं आगे सब समझाऊंगा कि ये क्या होता है। अभी फिलहाल आपको याद करने के तरीके से आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, 4 कॉर्नर की तरह यूं आकृति है भारत की, चतुष्कोणीय आकृति भारत की हमको माननी है कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति भारत की है। कौन से गोलार्ध में है भारत, कौन से गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत
उत्तरी गोलार्ध में सवाल, बच्चों वाले सवाल है, बहुत बहुत जीरो सवाल है, फिर भी हमें याद रखना है। जिसको नहीं पता है वो याद रखे, जिनको पता है वो अपने ईगो पे ना ले, अच्छी बात है। जिसको जीरो से पढ़ना है ना उनके लिए भी पढ़ा रहा हूँ, सभी बराबर नहीं होते, किसी को पता है किसी को नहीं पता, तो मेरा प्रयास तो सभी के लिए बराबर रहेगा। गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, बताऊंगा कैसे है, ठीक है। फिर हमको देखना है कि देशांतर में हमारा कौन सा, देशांतरीय आपका जो भाग है वो कौन सा है, देशांतर कौन सा है हमारा? पूर्वी देशांतर का भाग, पूर्वी देशांतर भाग में है। गोलार्ध का मतलब आधा गोला, गोलार्ध आधा गोला। देशांतर बताऊंगा क्या होता है, एक बार के लिए आपको याद करना है, पूर्वी देशांतर में। इस तरह से हमने अभी इस आज के वीडियो में मैं वीडियो खत्म करने जा रहा हूं, दूसरे वीडियो में इसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? आज के इस वीडियो में हमने देश के नामकरण के बारे में पढ़ा, देश के कितने नाम होते हैं हमने देखा, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब चीजें हमने देखी, जम्बूद्वीप देखा, ठीक है। उनके नामकरण के पीछे का थोड़ा रीजनिंग पढ़ा। हालांकि वो सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको भारत और इंडिया जो संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है उनको दिमाग में रखना है, वहां से एक सवाल बनेगा। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आकृति हमको नहीं पूछेगा एग्जाम में, फिर भी याद तो रखनी पड़ेगी, चतुष्कोणीय। गोलार्ध हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसको आपको याद रखना है, बताऊंगा कैसे होता है। देशांतर आपका पूर्वी देशांतर भाग में भारत स्थित है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बनेगा, अगले वीडियो में हम इन चीजों को और आगे पढ़ेंगे, कहाँ कैसे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, कोरोना से बचाव रखिए, ऑल द बेस्ट।